संसार में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर कल कारखाने और उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। इन दोनों ही अभिवृद्धियों के लिए पेयजल की आवश्यकता भी बढ़ती चली जा रही है। पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, रसोई एवं सफाई के लिए हर व्यक्ति को, हर परिवार को पानी चाहिए। जैसे जैसे स्तर ऊंचा उठता जाता है, उसी अनुपात से यह पानी की आवश्यकता भी बढ़ती है। खाते पीते आदमी अपने निवास में पेड़ पौधे, फल फूल, घास पात लगाते हैं, पशु पालते हैं। इस सब के लिए पानी की मांग और बढ़ती है। गर्मी के दिनों में तरावट और छिड़काव लिए पानी चाहिए। कल कारखाने निरंतर पानी मांगते हैं। जितना बड़ा कारखाना, उतनी बड़ी पानी की मांग। भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां तथा दूसरी मशीनें पानी की अपेक्षा करती है। शोधन संशोधन ढेरों पानी लेता है। शहरों में फ्लैश के पखाने, सीवर लाइनें तथा नाली आदि की सफाई के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है। कृषि और बागवानी का सारा दारोमदार ही पानी पर ठहरा हुआ। हरियाली एवं वन संपदा पानी पर ही जीवित है। पशुपालन में चारा पानी अनिवार्य रूप। युग परिवर्तन कैसे और कब? 2.36 से चाहिए। और भी न जाने कितने ज्ञात अज्ञात आधार हैं जिनके लिए पानी की निरंतर जरूरत पड़ती रहती है। ये सारा पानी बादलों से मिलता है। पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ जिसके पिघलने से नदियां बहती है, वस्तुतः बादलों का ही अनुदान है। सूर्य की गर्मी से समुद्र द्वारा उड़ने वाली भाप बादलों के रूप में भ्रमण करती है। उनकी वर्षा से नदी अनाने, कुएं, तालाब, झरने, सोते बनते हैं। उन्हीं से उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी होती है। जनसंख्या के साथ साथ वृक्ष वनस्पतियों की, अन्न, शाक, पशु वंश की, कल कारखानों की जो वृद्धि होती चली जा रही है, उसने पानी की मांग को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा दिया है। यह मांग दिन दिन अधिकाधिक उम्र होती जा रही है। बादलों के अनुदान से ही अब तक सारा काम चलता रहा है। सिंचाई के साधन नदी, तालाब, कुओं से ही पूरे किए जाते हैं। इनके पास जो कुछ है बादलों की ही देन है। स्पष्ट है कि बादलों के द्वारा जो कुछ दिया जा रहा है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ता है। संसार भर में पेयजल अधिक मात्रा में प्राप्त करने की चिंता व्याप्त है ताकि मनुष्यों की, पशुओं की, वनस्पति की, कारखानों की आवश्यकता को पूरा करते रहना संभव बना रहे। बादलों पर किसी का नियंत्रण नहीं, वे जब चाहें जितना पानी बरसाएं, उन्हें आवश्यकता पूरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वे बरसते भी हैं तो अंधाधुंध बेहिसाब। वर्षा में वे इतना पानी फैला देते हैं कि पृथ्वी पर उसका संग्रह कर सकना संभव नहीं होता और वह बहकर बड़ी मात्रा में समुद्र में जा पहुंचता है। इसके बाद शेष 8 महीने आसमान साफ रहता है। गर्मी के दिनों में तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। इन परिस्थितियों में मनुष्य को जल के अन्य साधन स्रोत तलाश करने के लिए विवश होना पड़ रहा है, अन्यथा कुछ ही दिनों में जल संकट के कारण जीवन दुर्लभ हो जाएगा। गंदगी बहाने, हरियाली उगाने और स्नान रसोई के लिए भी जब पानी कम पड़ जाएगा, दो काम कैसे चलेगा? कल कारखाने किसके सहारे अपनी हलचल जारी रखेंगे? 7 अमेरिका की आबादी 20 करोड़ है। वहां कृषि एवं पशुपालन में खर्च होने वाले पानी का खर्च प्रति मनुष्य पीछे प्रतिदिन 13,000 गैलन आता है। घरेलू कामों में तथा उद्योगों में खर्च होने वाला पानी भी लगभग इतना ही बैठता है। इस प्रकार वहां हर व्यक्ति पीछे 26,000 गैलन पानी की नित्य जरूरत पड़ती है। यहाँ की आबादी विरल और जल स्रोत बहुत है, तो भी चिंता की जा रही कि आगामी शताब्दी में पानी की आवश्यकता एक संकट के रूप में सामने प्रस्तुत होगी। भारत की आबादी अमेरिका की तुलना में 2.5 गुनी अधिक है, किंतु जल साधन कहीं कम है। बड़े शहरों में अकेले बंबई को ही ले तो वहां की जरूरत 35 करोड़ गैलन हो जाती है। वही दुर्दशा न्यूनाधिक मात्रा में अन्य शहरों की है। देहाती क्षेत्र में अधिकांश कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। जिस साल वर्षा कम होती है,
उस साल भयंकर दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है। मनुष्यों और पशुओं की जान पर बन आती है। यदि इन क्षेत्रों में मानव उपार्जित जल की व्यवस्था हो सके तो खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। नए जल आधार तलाश करने में दृष्टि समुद्र की ओर ही जाती है। धरती का 2/3 से भी अधिक भाग समुद्र में डूबा पड़ा है, किंतु वह है खारी, जिसका उपयोग आवश्यकताओं में से किसी की भी पूर्ति नहीं कर सकता। इस खारी जल को पेय किस प्रकार बनाया जाए, इसी केंद्र पर भविष्य में मनुष्य जीवन की आशा इन दिनों केंद्रीभूत हो रही है। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने एक आयोग नियुक्त किया था जिसने संसार के 46 प्रमुख देशों में दौरा करके जल समस्या और उसके समाधान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का सारांश राष्ट्रसंघ ने प्रगतिशील देशों में खारी पानी का शुद्धिकरण नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है, जिसमें प्रमुख सुझाव यही है कि समुद्री जल के शुद्धिकरण पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्षा के जल को समुद्र में जाने से रोकने के लिए तथा जमीन की गहराई में बहने वाली अदृश्य नदियों का पानी ऊपर खींच लाने को भी महत्व दिया गया है और कहा गया है कि बादलों के अनुदान तथा पर्वतीय बर्फ के रूप में जो जल मिलता है उसका भी अधिक सावधानी के साथ सदुपयोग किया जाना चाहिए। उत्तर और दक्षिण ध्रुव प्रदेशों के निकटवर्ती देशों के लिए एक योजना यह है कि उधर समुद्र में सैर करते फिरने वाले हिम पर्वतों को पकड़कर पेय जल की आवश्यकता पूरी की जाए तो यह अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा और सुगम रहेगा। संसार भर में जितना पेय जल है उसका 80% भाग ध्रुव प्रदेश एंटार्कटिक के हिमावरण आइस कैप में बांधा पड़ा है। इस क्षेत्र में बर्फ के विशालकाय खंड अलग होकर समुद्र में तैरने लगते हैं और अपना आकार हिमद्वीप जैसा बना लेते हैं। वे समुद्री लहरों और हवा के दबाव से इधर उधर सैर सपाटे करते रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव के हिम पर्वतों को गिरफ्तार करके दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए खींच लाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव के हिम पर्वत एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, यद्यपि उनमें संख्या कम मिलेगी। अमेरिका के हिम विज्ञानी डा. विलियम कैम्पबेल और डा. विल्फ्रेड ने इसी प्रयोजन के लिए कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में बुलाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन द हाइड्रोलॉजी ऑफ ग्लेशियर्स, में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा था, हिम पर्वतों को पकड़ने की योजना को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि पेय जल की समस्या को एक हद तक सस्ता समाधान मिल सके। भू उपग्रहों की सहायता से फोटो लेकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में कैसे और कितने हिम पर्वत भ्रमण कर रहे हैं। इन पर्वतों का 83% भाग पानी में डूबा रहता है और शेष 17% सतह से ऊपर दिखाई पड़ता है। इन्हें 5000 मील तक घसीट कर लाया जा सकता है। इतना सफर करने में उन्हें 4-5 महीने लग सकते हैं। धुलाई का खर्चा और सफर की अवधि में अपेक्षाकृत गर्म वातावरण में बर्फ पिघलने लगना, ये 2 कारण यद्यपि चिंताजनक हैं तो भी कुल मिलाकर वह पानी उससे सस्ता ही पड़ेगा जितना कि हम जमीन पर रहने वालों को औसत हिसाब से उपलब्ध होता है। हिसाब लगाया गया है कि एमरी से ऑस्ट्रेलिया तक ढोकर लाया गया हिम पर्वत 2/3 गल जाएगा और 1/3 शेष रहेगा। रास से दक्षिण अमेरिका तक घसीटा गया हिम पर्वत 14% ही शेष रहेगा। धीमी चाल से घसीटना अधिक लाभदायक समझा गया है ताकि लहरों का प्रतिरोध कम पड़ने से बर्फ की बर्बादी अधिक न होने पाए। 7-8000 हॉर्स पावर का एक टग जलयान आधा नाट की चाल से उसे आसानी के साथ घसीट सकता है। अपने बंदरगाह से चलकर हिम पर्वत तक पहुंचने और वापस आने में जो खर्च आवेगा और फिर उस बर्फ को पिघलाकर पेयजल बनाने में जो लागत लगेगी वो उसकी सस्ती ही पड़ेगी जो म्यूनिसिपैलिटियां अपने परंपरागत साधनों से जल प्राप्त करने में खर्च करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फ का जल डिस्टिल्ड वाटर स्तर का होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, स्वच्छ और हानिकारक तत्वों से सर्वथा रहित होगा।
उसके स्तर को देखते हुए यदि लागत कुछ अधिक हो तो भी उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन किया जा सकता है। दूसरा उपाय ये सोचा गया है कि समुद्र किनारे अत्यंत विशालकाय अणुभट्टियां लगाई जाए। उनकी गर्मी से कृत्रिम बादल उत्पन्न किए जाएं, उन्हें ठंडा करके कृत्रिम नदियां बहाई जाएं, उन्हें रोक बांधकर पेयजल की समस्या हल की जाए। तीसरा उपाय यह है कि वर्षा का जल नदियों से होकर समुद्र में पहुंचता है, उसे बांधों द्वारा रोक लिया जाए और फिर उनसे पेयजल की समस्या हल की जाए। दूसरे और तीसरे नंबर के उपाय जोखिम भरे हैं। अत्यधिक गर्मी पाकर समुद्री जलचर मर जाएंगे, तटवर्ती क्षेत्रों का मौसम गर्म हो उठेगा और ध्रुव प्रदेशों तक उस गर्मी का अवसर पहुंचने से जल प्रलय उत्पन्न होगी और धरती का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाएगा। इतनी बड़ी अणुभट्टियां अपने विकिरण से और भी न जाने क्या क्या उपद्रव खड़े करेगी। तीसरे उपाय से ये खतरा है कि जब समुद्रों में नदियों का पानी पहुंचेगा ही नहीं तो वे सूखने लगेंगे, खारीपन बढ़ेगा और उस भारी पानी से बादल उठने ही बंद हो जाएंगे। तब नदियों का पानी रोकने से भी क्या काम चला। ध्रुवों के घुमक्कड़ हिमद्वीप भी बहुत दूर तक नहीं जा सकते, उनका लाभ वे ही देश उठा सकेंगे जो वहां से ज्यादा दूर नहीं है। बहुत उपर्युक्त सभी उपाय अनिश्चित एवं अधूरे हैं, पर इससे क्या? पेयजल की बढ़ती हुई मांग तो पूरी करनी ही पड़ेगी, अन्यथा पीने के लिए, कृषि के लिए, कारखानों के लिए, सफाई के लिए भारी कमी पड़ेगी और उस अवरोध के कारण उत्पादन और सफाई की समस्या जटिल हो जाने से मनुष्य भूख, गंदगी और बीमारी से त्रसित होकर बेमौत मरेंगे। ये सारी समस्याएं बढ़ती हुई आबादी पैदा कर रही हैं। मनुष्य में यदि दूरदर्शिता होती तो वह जनसंख्या बढ़ाने की विभीषिका को अनुभव करता और उससे अपना हाथ पीछे खींच लेता, पर आज तो न ये होता दिखता है और न पेयजल का प्रश्न सुलझता प्रतीत होता है। मनुष्य को अपनी वज्र मूर्खता का सर्वनाशी दंड आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। अनुमान है कि यह विषम परिस्थिति अगली शताब्दी के अंत तक संसार के सामने आ उपस्थित होगी।